Hi guys, welcome to my channel Biomed Kit for NEET. I am your mentor Somojit Bonik. तो इस वाला जो सीरीज चल रहा है हमारा वो क्या है, फोटोसिंथेसिस का सीरीज। फोटोसिंथेसिस का सीरीज के अंदर मैं लगभग 4 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, जिसका अंदर है फोटोफॉस्फोराइलेशन, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, जेड स्कीम, हिल रिएक्शन, बहुत सारे चीज़ें। और लेटेस्ट जो वीडियो आया है वो था फोटो रेस्पिरेशन के ऊपर। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पे, यहाँ पर आई बटन होगा, आई बटन पे जाओ, आई बटन फटाक से क्लिक करो, देख लो वो वीडियोस, क्योंकि उसमें मैं एनसीईआरटी का टोटल जिस्ट, एनसीईआरटी से ही पढ़ाया है हर एक चीज, एनसीईआरटी का जिस्ट दे चुका हूँ। तो जाओ गाइस, फटाक से आई बटन को क्लिक करो और देख लो वो वीडियोस, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिटेल्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, एक मिनट रुकिए प्लीज। ओके, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस ये क्या है, मतलब हमें अब जानना पड़ेगा। फोटोसिंथेसिस तो हम जान चुके, फोटोसिंथेसिस एक फेनोमेनन ये एक फेनोमेनन है, ठीक है। लेकिन बाहरी और अंदर, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल, कौन कौन सा फैक्टर इसके ऊपर इफेक्ट करता है, ठीक है, वो हमें अब जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में जो लाइंस लिखे हुए हैं वो मैंने मार्क कर रखा है पहले, तो आपको मैं ये बता रहा हूँ। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द यील्ड ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग क्रॉप प्लांट्स। ये समझना पड़ेगा क्यों, वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द यील्ड ऑफ प्लांट्स। ये क्यों, क्योंकि तुम लोग जानते हो जो मैंने पढ़ाया था ना C3 साइकिल, मतलब जो C3 और C4 साइकिल पढ़ाया था उसमें क्या था, ठीक है। देखो C3 साइकिल और C4 साइकिल में क्या था, CO2 का बाइंडिंग था, ठीक है। CO2, एक ग्लूकोज के लिए कितना CO2 चाहिए था, 6 इंटू CO2, मतलब एक ग्लूकोज के लिए, ग्लूकोज ग्लू लिख रहा हूं मैं, ठीक है। एक ग्लूकोज के लिए हमें कितना CO2 चाहिए, 6 CO2। तो यहाँ पर इसलिए हम कह रहे हैं अगर CO2 का बढ़ जाए, CO2 अगर बढ़ जाए तो ग्लूकोज प्रोडक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम ये वाले लाइन से, मतलब ये वाले जो लाइन है इससे हम समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद हमारे और एक चीज में ये देखो, द फोटोसिंथेसिस इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फैक्टर्स। फोटोसिंथेसिस के ऊपर डिफरेंट फैक्टर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या है, एक है इंटरनल फैक्टर, मतलब जो प्लांट का अंदर का फैक्टर है, और जो एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। ये फैक्टर्स मतलब क्या है, जो इन्फ्लुएंस करता है फोटोसिंथेसिस को। द प्लांट फैक्टर्स इंक्लूड, यहाँ पर तुम्हें जानना पड़ेगा कितना फैक्टर है, देखो कितना राइट में यहाँ पर दिया हुआ हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8, ठीक है। इंटरनल फैक्टर्स कितना है ये मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए, ठीक है। 8, ये तुम्हें जानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आ सकता है कभी भी। और फोटोसिंथेसिस के पिछले साल जो क्वेश्चन आया था उसके बाद तो ये वाला क्वेश्चन आने का चांस होता ही होता है, एक फैक्टर से एक क्वेश्चन आ सकता है तुम्हें, ये तुम श्योरिटी समझ लो। द प्लांट फैक्टर्स इंक्लूड नंबर, साइज, एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, ठीक है। नंबर क्यों, अगर पत्ते का नंबर बढ़ेगा, अगर प्लांट का जो लीव्स है उसका नंबर बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस रेट हाई होगा, क्योंकि लीव्स अगर बढ़ेगा तो क्लोरोफिल का कंटेंट बढ़ेगा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का नंबर बढ़ेगा, तो अगर नंबर बढ़े तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। साइज, अगर साइज बड़ा हो तो ज्यादा क्लोरोप्लास्ट और ज्यादा क्लोरोप्लास्टिड एक्सेट्रा। एज अगर ज्यादा हो तो वो क्या होगा, तुम लोग जानते होगे कि एज का एक कार्ब है क्लोरोप्लास्ट के लिए। मिडिल में क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होता है, इनिशिएशन में क्लोरोप्लास्ट कम होता है, मिडिल एज में क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होता है और बाद में ये फिर से घट जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हें जानना पड़ेगा, एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स। तुम जानते हो प्लांट मॉर्फोलॉजी में मैं पढ़ाऊंगा, डिफरेंट टाइप का ओरिएंटेशन होता है, एक इस तरह का होता है, 180 डिग्री में, कुछ इस तरह का होता है, यहाँ पर एक, मतलब क्या होगा, ऐसे होगा 120 डिग्री में प्लांट का पत्ते का ओरिएंटेशन होता है, ठीक है। तो इस ओरिएंटेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है फोटोसिंथेसिस। मेसोफिल सेल का क्वालिटी, क्वांटिटी इसके ऊपर डिपेंड करता है, और क्लोरोप्लास्ट जो मैंने बताया, और इंटरनल CO2 कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, एंड द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। ये कुछ चीज है जो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, मतलब ये 8 चीज है जो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। द प्लांट और इंटरनल फैक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ये इंपॉर्टेंट
पॉइंट है, ये तुम्हें समझना होगा, ठीक है। मतलब क्या है, ये जो फैक्टर्स इंटरनल फैक्टर्स है, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, पत्ते का साइज कैसा होगा, ये तो सब जेनेटिकली डिटरमाइंड है, प्री डिटरमाइंड है, ठीक है। तो ये तुम्हें पता मतलब ये तुम्हें रटना होगा कि द प्लांट और इंटरनल फैक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ये दोनों चीज के ऊपर ये डिपेंड करता है। इसके बाद हम आएंगे द एक्सटर्नल फैक्टर्स वुड इंक्लूड। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स जो मैंने बताया था ना, एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर क्या क्या डिपेंड करता है, ठीक है। मैं जो जो मार्क कर रहा हूँ आप उसी तरह से एनसीईआरटी को मार्क कर लो, क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी का यही ट्विस्ट है। तुम जितने बार एनसीईआरटी पढ़ोगे, जितना बार तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे, उतना ही न्यू क्वेश्चंस तुम खुद से जनरेट कर पाओगे, ठीक है। उतना ही न्यू क्वेश्चन अगर तुम खुद से जनरेट कर पाओगे तभी तुम एनसीईआरटी को रट सकते हो, ठीक है। तो ये मार्क कर लो जिस तरह से मैं मार्किंग में तुम्हें दिखा रहा हूँ। द एक्सटर्नल फैक्टर्स वुड इंक्लूड अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, सनलाइट के अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है एक्सटर्नल फैक्टर 1। टेम्परेचर, CO2 कॉन्सेंट्रेशन एंड वाटर। ये डिटेल्स में मैं कुछ ही देर में आपको बताने जा रहा हूँ। एज ए प्लांट photosynthesizes all these factors will simultaneously affect its rate। मतलब ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का रेट को अफेक्ट करता है डायरेक्टली, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब तुम ये देखो, इंटरनल फैक्टर्स कितना है, इंटरनल फैक्टर्स है 8, ठीक है। ये देखो इंटरनल फैक्टर्स से 8, एक्सटर्नल फैक्टर्स कितना है एनसीईआरटी के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से 8/2 कर दो, ठीक है, 4। तो ये शॉर्ट सा चीज़ तुम्हें मैंने बता दिया, याद रखना। छोटा एक ट्रिक्स कह सकते हो, 8/2 4। हेंस द, ये तो कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ पर एक लाइन है, व्हेन सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट एनी केमिकल, मतलब बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। अगर बहुत सारे फैक्टर, ये देखो यहाँ पर एक छोटा से कर दे रहा हूँ, अगर ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, ए से, ठीक है, बी हो रहा है, ठीक है। यहाँ के इसका ये जो रिएक्शन है, ये तुम समझो किस किस फंक्शन के ऊपर, वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है। टाइम, टेम्परेचर, सॉरी स्मॉल से लिख रहा हूँ, टेम्परेचर, CO2 कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और क्या होगा, CO2 कॉन्सेंट्रेशन, लाइट, L लाइट, और क्या होगा, और एक चीज़ और, वाटर का अमाउंट, ठीक है, W वाटर। ये तुम्हें मैं बता रहा हूँ, वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये 4 वेरिएबल्स ये वाला रिएक्शन का कंट्रोल करता है, ठीक है, तो क्या एक लॉ हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये लॉ, इस लॉ का नाम क्या है, इस लॉ का नाम है, बताओ, जानते हो आप लोग, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। बहुत सारे टाइम में क्वेश्चन आ जाता है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, कॉलम ए कॉलम बी में रहता है 1905, तो आपको ये 1905 भी याद रखना होगा, ठीक है। कम्स इनटू इफेक्ट, ठीक है, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कम्स इनटू इफेक्ट। तो अब मैं इस लॉ को डिफाइन करने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। इफ ए केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय more than one factor, not only one factor, more than one factor, then its rate will be determined by the factor which is nearest to its minimal value, ठीक है। मतलब क्या है, ये देखो, एक केमिकल प्रोसेस, अगर एक केमिकल प्रोसेस डिफरेंट टाइप का, एक केमिकल प्रोसेस अगर डिफरेंट टाइप का फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, मैंने बताया था ना 4 फैक्टर बताया, देन इट्स रेट, मतलब वो केमिकल प्रोसेस का रेट कौन सा फैक्टर डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन करता है जो फैक्टर मिनिमम वैल्यू में है, ठीक है, जो फैक्टर मिनिमम वैल्यू में है। इट इज अ फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट्स द प्रोसेस इफ इट्स क्वांटिटी इज चेंज्ड। इसका मतलब भी मैं बता रहा हूँ। एग्जाम्पल देखो क्या दिया हुआ है, ये एक इंपॉर्टेंट चार्ट है, तुम्हें ये अच्छे से याद रखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, इस चार्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं यहाँ पर करा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन लीफ एंड ऑप्टिमल लाइट, ठीक है, ये देखो क्या क्या प्रेजेंट है, ग्रीन लीफ मतलब बहुत सारा क्लोरोफिल है, और ऑप्टिमल लाइट मतलब ऑप्टिमल, यहाँ पर तुम्हें एक टर्म समझना पड़ेगा, ऑप्टिमम का मतलब क्या है, ऑप्टिमम का मतलब क्या है, ऑप्टिमम का मतलब है, लिख रहा हूँ यहाँ पर, ऑप्टिमम, ठीक है। ऑप्टिमम का मतलब है, ऑप्टिमम लाइट अगर तुम्हें कहे, ऑप्टिमम लाइट का मतलब है लाइट का वो
जो है ना लाइट का वो इंटेंसिटी, जो जिस वाली इंटेंसिटी में फोटोसिंथेसिस का रेट सबसे हाई होगा, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें 3 चीज का डिफरेंस समझना पड़ेगा, मिनिमम, मैक्सिमम एंड ऑप्टिमम। मैं बोल रहा हूँ, सुनो गौर से, ठीक है। मिनिमम क्या है? जो मिनिमम लाइट हमें चाहिए फोटोसिंथेसिस को इनिशिएट करने के लिए, ठीक है, वो जाएगा। अगर लाइट को हम बढ़ाता जाए इंटेंसिटी को, तो धीरे धीरे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, एक टाइम आएगा जहाँ पर फोटोसिंथेसिस बहुत ही हाई पे चला जाएगा, ठीक है। उसे हम कहेंगे ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी। यहाँ पर लाइट इंटेंसिटी का एक्सिस समझ लो और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का रेट समझ लो, ठीक है। वो वाला होगा ऑप्टिमम, ये पीक पॉइंट होगा, ये पीक पॉइंट होगा ऑप्टिमम, ठीक है। फिर ऑप्टिमम से अगर ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी हो जाए तो देखो फोटोसिंथेसिस का रेट घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो पीक होता है ना, इसको हम कहेंगे ऑप्टिमम। और यहाँ पर जो होता है, और देखो एक टाइम आएगा जहाँ पर फोटोसिंथेसिस पूरा से रुक जाएगा। तुम सोचो यहाँ पर पूरा से रुक गया, ठीक है। अगर रुक जाए तो ये जो मैक्सिमम टेम्परेचर ये टॉलरेट कर सकता है उसे हम कहते हैं मैक्सिमम, और जो मिनिमम में ये स्टार्ट होता है, फोटोसिंथेसिस का रेट हाई होना स्टार्ट करता है, उसे हम कहते हैं मिनिमम। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तुम्हें समझना पड़ेगा, ठीक है। मैं होप कर रहा हूँ आप ये समझ चुके हो। अगर आपने नहीं समझा इस वाला टर्म को तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाओ और कमेंट कर दो एक, ठीक है। और मैं और एक वीडियो लाऊंगा तो फिर इसके ऊपर 2-3 मिनट का, तो आप समझ जाओगे अच्छे से। द प्लांट मे नॉट फोटोसिंथेसिस, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, प्रेजेंस ऑफ ग्रीन लीफ है और ऑप्टिमल लाइट है, ठीक है। द प्लांट मे नॉट फोटोसिंथेसाइज इफ द टेम्परेचर इज वेरी लो। ये देखो यहाँ पर देखो 4 फैक्टर यहाँ पर काम कर रहा है। ग्रीन लीफ है, फिक्स्ड है, ऑप्टिमल लाइट है, मैक्सिमम लाइट दिया हुआ है, मैक्सिमम नहीं ऑप्टिमम दिया हुआ है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हाईएस्ट होगा, और CO2 कंडीशन भी ऐसा ही दिया हुआ है। तो हर एक यहाँ पर फिक्स कंडीशंस है द प्लांट में। और यहाँ पर है ये जो ऑप्टिमल जो कंडीशंस दिए हुए हैं ना, तो यहाँ पर एक टाइम होगा कि ऐसा ऐसा जाएगा 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 जाएगा, फोटोसिंथेसिस का रेट इस तरह हो जाएगा, ठीक है। इफ द टेम्परेचर इज वेरी लो दिस लीफ, इफ गिवन द ऑप्टिमल टेम्परेचर वी स्टार्ट फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर लाइट इंटेंसिटी के साथ दिया हुआ है। अगर ये जाएगा जाएगा जाएगा, एक टाइम आएगा अगर हम कोई भी ये जो ऑप्टिमल कर रहे थे ऑप्टिमल में ही रहेगा, अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर को फिक्स करके रखें तो एक टाइम पे आएगा कि फोटोसिंथेसिस का रेट एक तरह से मतलब ये स्टेबिलिटी चला आएगा, एक प्लेचू चला आएगा, ठीक है। इसे हम कहेंगे ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। यहाँ पर कौन सा फैक्टर लिमिटिंग होकर काम कर रहा है? टेम्परेचर। टेम्परेचर वाला फैक्टर यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर है, ठीक है। ये वाला अब देखो लाइट के साथ भी यही एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये देखो ग्राफ में क्या है, A, B और C 3 ये यहाँ पर पॉइंट दिए हुआ है। एक मिनट रुकिए, मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखो पहले क्या हुआ, यहाँ पर वी नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइट क्वालिटी, लाइट इंटेंसिटी एंड द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाइट। ये 3 टर्म हमें समझना पड़ेगा। While discussing light as a factor that affects photosynthesis, there is a linear relationship between incident light and the CO2 fixation rates at the low light intensities. At higher light intensities, gradually the rate does not show further increase as other factors become limiting. What is interesting to note that light saturation occurs at 10% of full sunlight. Hence, except for plants in shade or in dense forests, light is rarely a limiting factor in nature. Increase in incident light beyond a point causes the breakdown of chlorophyll A and decrease the photosynthesis, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, लाइट इंटेंसिटी हम लोगों ने यहाँ पर बढ़ाया, लेकिन यहाँ पर एक टाइम पे आया कि लाइट इंटेंसिटी ऑप्टिमम में चला गया, ठीक है, और ये प्लेचू कर्व चला आया। ये तब तक नहीं बढ़ेगा अगर हम बाकी फैक्टर्स को भी हाई ना कर दे, ठीक है। लाइट इंटेंसिटी तो यहाँ पर हाई टॉप मोस्ट हो गया, तो यहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस का रेट भी यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें और अगर हम यहाँ पर और भी जो फैक्टर्स हैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दे तो यहाँ ये इस वाला जो है फोटोसिंथेसिस का रेट ये हाई होने लगेगा, ठीक है। ये तुम्हें समझना पड़ेगा। और ये जो कर्व है ये
होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपने ये ब्लैक मास का लिमिटिंग फैक्टर्स का लॉ अभी तक नहीं समझे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे जाओ और एक कमेंट कर दो, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस, ये याद रखना पड़ेगा। मैंने बताया था मेजर जो टर्म होता है, मेजर लिमिटिंग फैक्टर कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी लो एटमोस्फियर में, ये इकोलॉजी में भी मैं पढ़ाऊंगा बाद में। नॉर्मल एटमोस्फियर में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, 0.03 टू 0.04% होता है, ठीक है। तो इसके बाद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अप टू 0.05% कैन कॉज इंक्रीज इन CO2 फिक्सेशन रेट्स, ठीक है। यहाँ पर तुम देख रहे हो, अगर ये जो है ना, मैंने बताया था एक बात, अगर फैक्टर्स को तो हम बढ़ाएंगे एक लिमिट के, अगर एक लिमिट में जाए, अगर हम 0.03 से 0.04 जो है वो बढ़ाते बढ़ाते हम 0.05 भी कर दें तो कोई फोटोसिंथेसिस का रेट हाई होते रहेगा, ठीक है। लेकिन एक टाइम के बाद 0.05 के बाद ये ऑप्टिमम जो कॉन्सेंट्रेशन है और जो ये मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है, इसके बाद अगर हम और कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दें 0.05% के ऊपर तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस डिक्रीज करने लगेगा, ठीक है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर और एक पॉइंट है, एट लो लाइट कंडीशंस नाइदर ग्रुप रिस्पॉन्स टू हाई CO2 कंडीशंस, ठीक है। यहाँ पर देखो एक है C3 और C4 प्लांट्स क्या करते हैं, एट लो लाइट कंडीशन, मतलब अगर लाइट यहाँ पर लो रहे, ठीक है, लाइट यहाँ पर लो रहे, लो लाइट कंडीशंस नाइदर ग्रुप रिस्पॉन्स टू हाई कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड हम जितना भी बढ़ा दें, अगर यहाँ पर लाइट ही लो रहे तो कार्बन ये क्या होगा, फोटोसिंथेसिस कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ठीक है, मतलब कोई इंक्रीमेंट नहीं दिखाएगा। और एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, C4 प्लांट्स शो सैचुरेशन एट अबाउट 360 माइक्रो लीटर ये देखो माइक्रोलीटर पर लीटर, जो ये टर्म है, जो यूनिट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, माइक्रोलीटर पर लीटर अबाउट 360 इन वाइल C3 प्लांट्स CO2 concentration and saturates is beyond 450। ये एक चीज समझने का है, C3 प्लांट्स कम CO2 का कॉन्सेंट्रेशन में फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ये देखो 360, लेकिन C4 प्लांट्स CO2 का कम कॉन्सेंट्रेशन में भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, लेकिन C3 प्लांट्स के लिए CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होना मैंडेटरी है, 450। यहाँ पर एक कर्व में और एक दिखाना चाहता हूँ, मैं नीट के टाइम में प्रिपेयर किया था, ये देखो C4 प्लांट्स क्या है, C4 प्लांट्स देखो, C4 प्लांट्स ये एक मिनट रुको, ये देखो टेकिंग CO2 मतलब ये CO2 अपटेक और ppm, ठीक है। अगर हम देखो यहाँ पर कितना कम CO2 का कॉन्सेंट्रेशन में इन लोगों ने फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, C4 प्लांट्स ने। और ये देखो थोड़ा सा बढ़ने के बाद ये C3 प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट किए, और देखो बढ़ने के बाद भी अगर हम इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये देखो इस वाले जो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन में C4 प्लांट्स का कितना हाई है फोटोसिंथेसिस रेट, ठीक है। तो इससे हम ये आसानी से समझ सकते हैं। ये वाला जो है ये देखो एट विच, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एट विच ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन, मतलब जो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन में प्लांट्स स्टॉप एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2, ठीक है, उससे हम कहते हैं कॉम्पनसेशन पॉइंट, ये याद रखना पड़ेगा आपको। और यहाँ पर देखो ये तो हमारा हो गया। यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, हायर प्रोडक्टिविटी। देखो सम ग्रीन हाउस क्रॉप्स सच एज टोमेटोज, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, ठीक है। टोमेटोज और यहाँ पर बेल पेपर नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दे आर अलाउड टू ग्रो इन कार्बन डाइऑक्साइड एनरिच्ड एटमोस्फियर दैट लीड्स टू हायर यील्ड्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एनसीईआरटी का ये जो पैरा है आपको रटना पड़ेगा। बहुत सारे आकाश के मॉक टेस्ट में और एलन के मॉक टेस्ट में मैंने ये क्वेश्चन फेस किया था, ठीक है। टेम्परेचर, द डार्क रिएक्शंस बीइंग एंजाइमेटिक आर टेम्परेचर कंट्रोल्ड, समझना पड़ेगा क्यों डार्क रिएक्शन का बहुत सारा जो होता है ना टेम्परेचर कंट्रोल क्यों कहते हैं। ये देखो यहाँ पर एक है, ये टेम्परेचर का जो है, नो इन्फ्लुएंस फोटोकेमिकल फेज, ठीक है, इन्फ्लुएंस बायोकेमिकल फेज, मतलब डार्क रिएक्शन का फेज ये कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर देखो मैंने एक चीज़ बताया था, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर आएगा जहाँ पर एंजाइम्स उनके मैक्सिमम
मैक्सिमम चीज़ को वो काम कर सकते हैं। मतलब एक पॉइंट आएगा जिसे हम कहेंगे ऑप्टिमम पॉइंट, ऑप्टिमम टेम्परेचर, जिसमें एंजाइम्स मैक्सिमम काम कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद एंजाइम भी तो प्रोटीन है, वो तो डिग्रेड करते रहेंगे, ठीक है। डिग्रेड करने के वजह से क्या होगा, ये देखो फोटोसिंथेसिस का रेट कम जाएगा, एंजाइमेटिक रिएक्शन भी कम जाएगा, ठीक है। ये तुम्हें समझना पड़ेगा। तो ये ही टर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, C4 प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर, ठीक है। ये टेम्परेचर भी तुम लोग जान लो, देख लो यहाँ पर कितना है। C4 प्लांट्स 30 to 35 में फोटोसिंथेसिस अच्छा करता है, और C3 प्लांट्स 10 to 25 में अच्छा करता है, ठीक है। ये आपको रटना पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट है नीट के लिए। ये हो गया। इसके बाद हम आएंगे, ये देखो ये तो हो गया इस वाला पार्ट। वाटर, इवन दो वाटर इज वन ऑफ द रिएक्शंस इन द लाइट रिएक्शन। तुम जानते हो लाइट रिएक्शन में एक वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होता है PS2 में, ठीक है। वो तुम्हें तो याद रखना ही पड़ेगा, वहाँ पर मैंगानीज, कैल्शियम और क्लोरीन है। अगर आप लोग नहीं जानते तो जाओ, ऊपर में नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन का वीडियो का लिंक दिया हुआ है, देख लो वहाँ पर। द इफेक्ट ऑफ वाटर एज ए फैक्टर इज मोर थ्रू इट्स इफेक्ट ऑन प्लांट रेदर देन डायरेक्टली ऑन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। वाटर का जो इफेक्ट है वो फोटोसिंथेसिस में डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता, उसके बजाय वो प्लांट के ऊपर इफेक्ट करता है। वाटर स्ट्रेस कॉजेज स्टोमाटा टू क्लोज, ठीक है। अगर वाटर लॉस हो जाए, ठीक है, क्या होगा, वाटर अगर लॉस हो जाए एक पत्ता के अंदर से, मतलब एक लीफ के अंदर से वाटर लॉस हो जाए, तो क्या होगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, ये देखो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट और एक क्वेश्चन है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करे तो ये जो स्टोमाटा गार्ड सेल्स है, ठीक है, गए वाटर अगर लॉस हो जाए तो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा। वो बहुत सारा चीज़ होता है, बाद में जब मैं ट्रांसपोर्ट पढ़ाऊंगा तब मैं वो पढ़ाऊंगा आप लोगों को। वाटर स्ट्रेस कॉजेज द स्टोमाटा टू क्लोज, हेंस रिड्यूसिंग द ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। अगर स्टोमाटा यहाँ पर क्लोज हो जाए, ये क्लोज हो जा रहा है, ठीक है, अगर क्लोज हो जाए तो ये क्या होगा, प्लांट के अंदर CO2 का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो तो घट जाएगा, ठीक है। बिसाइड्स वाटर स्ट्रेस ऑल्सो मेक्स लीव्स विल्ट। मतलब क्या होगा, एक पत्ता अगर इस तरह से है, अगर वाटर लॉस हो जाए तो जानते हो क्या होगा, ये इस तरह से हो जाएगा, तो श्रिंक कर जाएगा, ठीक है, विल्ट हो जाएगा, इसे हम कहते हैं विल्टिंग, ठीक है। दस रिड्यूसिंग द सर्फेस एरिया ऑफ द लीव्स एंड देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी एज वेल। तो सर्फेस एरिया लूज होगा, ठीक है। सर्फेस एरिया लूज होने से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का रेट हाई हो जाएगा, और जो है क्लोरोफिल डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे, ठीक है। ये सब चीज़, ये इसके साथ ही हमारा ये जो वीडियो है, ये जो फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस वो कंप्लीट हुआ। आई थिंक होपफुली आप सभी लोग समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो जाओ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, और अगर और भी डाउट है तो जाओ फटाक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाओ, ग्रुप में ज्वाइन करो और क्वेश्चन अपना पोस्ट कर दो, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म हो रहा है, लेकिन जाने से पहले समरी का दो जो लाइनें इंपॉर्टेंट है वो क्या है, रूबिस्को ऑल्सो कैटालाइजेस ए वेस्टफुल ऑक्सीजनेशन रिएक्शन इन C3 प्लांट्स फॉर फोटो रेस्पिरेशन। ये वाला लाइन पढ़ लेना, ठीक है। और ट्रॉपिकल प्लांट्स शो ए स्पेशल टाइप ऑफ, मतलब C4 पाथवे किन प्लांट में दिखा जाता है, ट्रॉपिकल प्लांट में, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको पढ़ना ही होगा। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म हुआ, और रात को एक वीडियो आएगा जिसमें मैं फोटोसिंथेसिस का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करा दूंगा। तो गाइस स्टे ट्यून्ड, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को प्रेस कर दो, और सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। अगर आप MCQ सॉल्व करना चाहते हो बहुत सारा, और ये फोटोसिंथेसिस का MCQ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है, अगर आप लोग वो चाहते हो तो जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैंने MCQ भेज दूंगा, ठीक है।